आज हम ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है चार्जिंग सिस्टम ऑफ कार। तो आप प्लीज़ कम्युनिकेशन बनाए रखें और ध्यानपूर्वक जो वीडियो में बताया जा रहा है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं डेटा को रिटर्न में, ताकि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर हम जिन जिन टॉपिक्स पर मेन फोकस करेंगे, यानी जो हमारा एम ऑफ लर्निंग है वो किन चीज़ों पर रहेगा। बैटरी चार्जिंग कंडीशन, मेन कंपोनेंट ऑफ चार्जिंग सिस्टम, एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटर, व्हाट इज अल्टरनेटर, अल्टरनेटर कंपोनेंट्स, अल्टरनेटर वर्किंग एंड फाइनली इंस्पेक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो ये ओवरऑल हम सभी टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि हम यहाँ बात करेंगे बैटरी चार्जिंग सिस्टम इन आवर लाइफ। हमारे जीवन काल में बैटरी चार्ज करना एक नॉर्मल प्रोसीजर बन चुका है। जैसे प्लग इन करके हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, पावर बैंक या सोलर सिस्टम से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम अपने सेल फोन को चार्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त स्पेसिफिक बैटरीज को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर्स आते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ताकि बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें हमारी लाइफ में एक पार्ट है जो हमें देखने को मिलता है कि चार्जिंग सिस्टम हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब हम ऑटोमोबाइल के अंदर जो गाड़ी की चार्जिंग सिस्टम होती है उसकी बात करेंगे। चार्जिंग सिस्टम होता क्या है। चार्जिंग सिस्टम जो है बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाया जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है रेडियो, लाइट या फिर बाकी चीज़ों को जब हमारी गाड़ी चल रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सिस्टम। बैटरी को, वाहन में लगी बैटरी को चार्जिंग करने की कौन कौन सी कंडीशंस यानी अवस्थाएं हो सकती हैं, तो आइए उन पर एक बार नज़र डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रनिंग कंडीशन एट लो आरपीएम ऑफ इंजन, यानी जब हमारी गाड़ी चल रही है और आरपीएम जो इंजन के हैं वो कम है। सेकेंड पॉइंट, रनिंग कंडीशन एट हाई आरपीएम ऑफ इंजन, यानी वे समय जिस समय पर हमारा इंजन हाई स्पीड पर रनिंग कर रहा है उस समय पर भी हमें बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। रनिंग एट आइडल स्पीड, जब हमारा इंजन आइडल स्पीड पर रन कर रहा होता है, यानी हमारा वाहन रुका हुआ है लेकिन इंजन स्टार्ट है, इस कंडीशन को हम आइडल रनिंग कंडीशन बोलते हैं। तो इस समय पे जो आरपीएम होते हैं वो आइडल आरपीएम कहलाते हैं। तो इस समय पे भी हमें बैटरी चार्जिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फोर्थ, नियर बाय फुल्ली चार्ज ऑफ बैटरी, यानी बैटरी जब 12.4 वोल्ट्स के नियर अबाउट चार्ज हो जाएगी तब भी हमें बैटरी को चार्ज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। फिफ्थ पॉइंट, नियर बाय लो चार्जिंग 4.5 वोल्ट, तब भी हमें बैटरी के चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस टॉपिक में अब हम आगे बढ़ेंगे और मेन कंपोनेंट ऑफ चार्जिंग सिस्टम। मेन कंपोनेंट ऑफ चार्जिंग सिस्टम, पहला अल्टरनेटर, दूसरा लेड एसिड बैटरी, तीसरा इग्निशन स्विच, चौथा वार्निंग लैंप, पांचवा BCM।
यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बताने की कोशिश की गई है कि किस चीज़ का आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति रहता है। तो एक नंबर है हमारा अल्टरनेटर। इसकी कनेक्टिविटी एक जा रही है बैटरी की तरफ फॉर चार्जिंग, 2 वायर जा रही हैं हमारे 5 नंबर यानी PCM के अंदर, जो कि इसको कुछ डेटा देने का काम करेगा या इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करेगा और लेने का काम करेगा। 4 नंबर वार्निंग लैम्प। यदि कोई ट्रबल आता है हमारे 1 नंबर में यानी अल्टरनेटर में, यानी इस 1 नंबर में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो ये समझ जाएगा हमारा BCM और वार्निंग लैम्प को एक्टिव कर देगा, ताकि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को ये पता चल सके कि चार्जिंग सिस्टम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इग्निशन स्विच, ये बेसिकली लगा हुआ होता है गाड़ियों के अंदर इस वाले पॉइंट पर। अब सेकंड पॉइंट यानी बैटरी, लेड एसिड बैटरी, जिसको यहाँ दिखाया गया है, इसका एक हिस्सा बॉडी ग्राउंड है। अब अल्टरनेटर की बात हम करेंगे। अल्टरनेटर जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमें जानना होगा कि अल्टरनेटर के अतिरिक्त भी एक डिवाइस पहले आया करती थी जो वाहनों में हुआ करती थी, जिसे हम डायनेमो बोलते थे। डायनेमो की तुलना में जब हम अल्टरनेटर के एडवांटेज की बात करते हैं तो हमें कुछ पहलू देखने को मिलते हैं, जैसे इसका कॉस्ट कम है, लो कॉस्ट, लो वेट यानी इसका भार कम है, लो मेंटेनेंस यानी इसकी रख रखाव करने की जो खर्चा आने वाला है वो भी कम आने वाला है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल यानी इसकी जो बनावट है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, सिंपल है, सरल है, जिसे कोई भी समझ सकता है। नो यूज CB पॉइंट्स, कट आउट यानी इसमें किसी प्रकार के CB पॉइंट या कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं उसका उपयोग नहीं किया गया है। लो कॉपर वायर यूज यानी जो तांबे की वायर है वो भी बहुत कम इस्तेमाल की गई है इस अल्टरनेटर के अंदर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। व्हाट इज अल्टरनेटर? अल्टरनेटर इज डिफाइंड एज ए मशीन और जनरेटर विच प्रोड्यूस AC करंट सप्लाई, यानी अल्टरनेटर जो है एक मशीन जो जनरेटर के जैसा काम करता है और AC करंट यानी अल्टरनेट की सप्लाई जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस करेगा। एंड इट्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी जो जनरेटर यानी अल्टरनेटर जो है उसको हम क्या कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट्स कॉल्ड अल्टरनेटर और जनरेटर। अब हम अल्टरनेटर के मेन कंपोनेंट्स की ओर बढ़ते हैं। अल्टरनेटर मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट रोटर, सेकंड स्टेटर, थर्ड वोल्टेज रेगुलेटर, फोर्थ रेक्टिफायर, फिफ्थ बेरिंग, सिक्स कार्बन ब्रश, 7 कूलिंग फैन, 8 स्लिप। आइए अब हम आगे चलते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व हम कंपोनेंट्स की पार्ट्स एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पे। तो ये है हमारी अल्टरनेटर पुली, ये है हमारी हाउसिंग, ये हमारा फ्रंट बेरिंग, ये है हमारा रोटर और ये हमारा रियर बेरिंग जो रोटर को होल्ड करने के काम आएगा, ये है हमारा स्टेटर, ये हमारा रेक्टिफायर और ये हमारा रेगुलेटर और ये हमारा कवर। यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन बताई गई है कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जब भी हम जनरेटर की बात करें या किसी मोटर के बारे में पढ़ना चाहें तो हमें सबसे पहले मैग्नेट की जानकारी होना अनिवार्य है। यदि हमें मैग्नेट के बारे में पता होगा तो हम आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बात कर लेते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? अट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट लाइक आयरन एंड निकल। कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है
प्रॉपर्टी होती है उसे हम मैग्नेट बोलते हैं, जो कि आयरन और निकल को अपने करीब खींचने के प्रयास करती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, यानी किसी मैग्नेट का वह गुण जो किसी मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करे। रिपल्सिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे से जो है दूर जाने की, रिपल करने की कोशिश करें। जैसे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि दोनों पोल अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब दोनों ही पोल्स सिमिलर होते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि यदि हम मैग्नेट को फ्रीली लटका दें तो उसका जो पॉइंट है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ हो जाता है। तो ये भी एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी ही है। आइए अब हम समझते हैं कि मैग्नेट का प्रकार। मैग्नेट दो प्रकार की होती है, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में मैग्नेट इफेक्ट टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए बनाया जाता है, जो कि परमानेंट नहीं है, यानी कुछ समय के लिए केवल मैग्नेट बना है, उसके बाद वो मैग्नेट खत्म हो जाएगा। अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट इफेक्ट जो है वो परमानेंटली बना हुआ है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। एज पर कंडीशन वो समाप्त नहीं होगा, वो परमानेंटली उसके अंदर बना हुआ है मैग्नेट। सेकेंड, नीड यूज इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेरी मैग्नेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना होगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट में नो नीड टू इलेक्ट्रिसिटी यूज, यानी इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, टेम्परेरी मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देन मैग्नेट इफेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज देन मैग्नेट इफेक्ट, यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देंगे देन आपका जो मैग्नेट इफेक्ट है वो आपको मिलेगा। लाइक इलेक्ट्रिसिटी अप एंड इफेक्ट गोइंग अप, यानी इलेक्ट्रिसिटी देने पर जो है वो मैग्नेट बनेगा, और जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेट का प्रभाव यानी इफेक्ट रहेगा। जबकि परमानेंट मैग्नेट की हम बात करें, टेम्परेचर चेंज देन मैग्नेट इफेक्ट, यानी मैग्नेट इफेक्ट जो है टेम्परेचर पर कंट्रोल हो रहा है यहाँ। तो लाइक टेम्परेचर अप एंड इफेक्ट गोइंग डाउन, यानी परमानेंट मैग्नेट को यदि गर्म किया जाए तो उसका मैग्नेटिक पावर जो है वो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट का एग्जाम्पल है सोलोनाइट, जबकि परमानेंट मैग्नेट का एग्जाम्पल है स्पीकर्स। जैसे कि आपने शादी में या विलेज में आपने देखा होगा कि स्पीकर्स पे जो है परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय मैग्नेट, यानी मैग्नेट के द्वारा हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो उसको जनरेट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए और एक होनी चाहिए हमारे पास कॉइल। ये हमने एक ग्लोन मीटर लगाया है ताकि हम चेक कर सकें कि वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका क्या है वो हम समझ लेते हैं। एंड पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस कॉइल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो ये मीटर दिखाएगा और वो फ्लो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका क्या है। पहला कहता है कि फिक्स कॉइल एंड मूव मैग्नेट, यानी इस कॉइल को हम फिक्स रखेंगे और मैग्नेट को मूव करेंगे, कभी इधर कभी इधर। तो इस वाइंडिंग के अंदर, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी जो हमें इस मीटर पे देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स मैग्नेट एंड मूव कॉइल, यानी अब हम इसको फिक्स रखेंगे और इस कॉइल को मूव कराएंगे। इस कॉइल को कभी इसके ऊपर लेके जाएंगे, फिर वापस, फिर लेके जाएंगे, फिर वापस। तो ये जो मीटर है, ग्लोन मीटर, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। और हम डेफिनेटली ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ जो फ्लक्स होते हैं वो इस कॉइल से कटने की कोशिश करते हैं और
इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आइए अब अल्टरनेटर के प्रिंसिपल की बात करते हैं। यहाँ इससे पहले हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे है। अब हम अल्टरनेट का प्रिंसिपल समझेंगे। अल्टरनेटर का, द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ए एसी वोल्टेज इन द स्टेटर वाइंडिंग। यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस वाली तस्वीर में हम देखेंगे एक मैग्नेट है जो रोटेट कर रही है इसके अंदर, और ये वाला जो पार्ट है हमें अगर स्टेटर मान लें तो इसके अंदर जो है वो एसी वोल्टेज डेवलप होगा। अब जो आपका स्टेटर है, इसके बीच में जो मैग्नेट लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बदल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को बदल रहा है। जैसे यहाँ पर पहले साउथ पोल था, तो जब ये घूमा तो ये यहाँ पर पहुँच गया और फिर यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये जो नॉर्थ था ये घूम करके यहाँ आ जाएगा। तो यानी एवरी 180 डिग्री एंगल पोल्स आर चेंज आवर पोजीशन, जिसके कारण कॉइल में हमें क्या मिलता है, एसी वोल्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने ये जो चीज़ थी ये मैंने सिंपली आपको समझाने की कोशिश की कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे रोटेट होती है तो वो एसी करंट बनाती है, यदि मैग्नेट के पोल प्रत्येक 180 डिग्री के बाद अपनी अवस्थाएं बदल लेते हैं। तो एसी का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देगा इसके रोटेट होने पर, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक मैग्नेट होती है, यहाँ पर एक मैग्नेट होती है। जब ये कॉइल रोटेट होता है तो सिर्फ एक ही फ्लक्स कटता है, वो भी सिर्फ वन वे फ्लो में, और वो फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है जिसे हम डीसी वोल्टेज बोलते हैं और इसे हम एसी वोल्टेज बोलते हैं। अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोटर की, कि रोटर होता क्या है। द रोटर इज ए मूविंग कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इन जनरेटर। यानी हम इसे जनरेटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये एक मूविंग पार्ट है। इट हैज मेड द मैग्नेटिक पोल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रोटर इज रोटेट इन स्टेटर। ये वाला जो पार्ट है रोटर है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पे NS लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर देखिए घूमने का निशान बनाया गया है कि ये गोल गोल राउंड कर रहा है, किसके अंदर, इस स्टेटर के बीच में। अब स्लिप रिंग क्या काम करेगी। अब यहाँ पर ना हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रोटर के अंदर हम टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे हैं और टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस की हेल्प से और स्लिप रिंग की हेल्प से इस कॉइल के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। तो स्लिप रिंग क्या करती है, स्लिप रिंग गिवन सेपरेट कंटिन्यूटी ऑफ रोटर कॉइल, यानी इसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है उसकी वायर देखिए एक इस स्लिप रिंग पर आ गई और एक इस स्लिप रिंग पर आ गई है, और कार्बन ब्रशेस जो है कांटेक्ट में आएंगे इसके, ताकि ये सेपरेटली रनिंग कर सके और जो कार्बन ब्रशेस पे सप्लाई आया है वो रोटर में जा सके। तो हम कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग की मेथड से हम रोटर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं ताकि वहाँ पर मैग्नेट प्रोड्यूस हो सके। स्टेटर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ कॉइल्स लगी हुई है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। द स्टेटर इज द कॉइल ऑफ वायर हाउस इनसाइड द केस। इस केस के अंदर वायरिंग का हाउसिंग लगा हुआ है इसके अंदर, और जो कि वायरिंग लगी हुई है। ए रोटर स्पिन इन द स्टेटर। जो रोटर है वो इसके बीच में रोटेट होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इसके बीच में रोटेट होता है, क्रिएटिंग अल्टरनेट करंट। और ये जब रोटर इसके बीच में घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो क्या होगा, इस स्टेटर के अंदर एसी करंट बनेगा। अब इस स्टेटर के अंदर कितनी कॉइल का इस्तेमाल किया गया है, 3 कॉइल वायर यूज इन स्टेटर असेंबली, यानी स्टेटर के अंदर 3 कॉइल का इस्तेमाल किया गया है।
स्टेटर वाइंडिंग टाइप, स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको लगाने का दो प्रकार हैं, एक है डेल्टा और एक है स्टार। ठीक है, डेल्टा में अगर हम बात करें दोनों ही यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्टार वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कॉइल के अंदर आपका जो है एसी करंट बनता है। आइए आगे पढ़ते हैं बेयरिंग के बारे में। ए बेयरिंग इज ए टाइप ऑफ रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग which used to maintain the separation between the moving parts of the bearing। यानी बेयरिंग का उपयोग किया जाता है किसी रोलिंग मूवमेंट को देने के लिए और सेपरेट मूवमेंट ऑफ रनिंग पार्ट को करने के लिए। इसमें एक पार्ट फिक्स रहता है और एक पार्ट मूवमेंट में रहता है। ये बेयरिंग अल्टरनेटर में इस्तेमाल किया जाता है रोटर को होल्ड करने के लिए फ्रंट साइड से, और ये रियर साइड से। फ्रंट वाला बिगर होता है जबकि रियर वाला स्मॉलेस्ट बेयरिंग होता है। अब हम बात करेंगे रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर देखने में कुछ ऐसा होता है पार्ट। द डायोड आर पार्ट ऑफ रेक्टिफायर असेंबली दैट कन्वर्ट द अल्टरनेटर एसी आउटपुट टू डीसी। यानी डायोड के द्वारा मिल करके रेक्टिफायर असेंबली बनती है जो कि अल्टरनेटर के एसी आउटपुट को डीसी में चेंज करेगा। अल्टरनेटर चार्जिंग आउटपुट फ्लो थ्रू 6 डायोड, यानी 6 डायोड का उपयोग किया जाएगा रेक्टिफायर असेंबली में। The rectifier assembly before it goes to the battery and electrical signal। रेक्टिफायर के बाद जो सप्लाई निकलेगी वो बैटरी तथा इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ओर जाएगा। अब हम इस तस्वीर के माध्यम से समझेंगे ये किस तरीके से जो है हमारा डीसी वोल्टेज क्रिएट हो रहा है। 3 फेज एसी पावर, हमारा जो स्टेटर था, स्टेटर में हमने 3 कॉइल के बारे में पढ़ा। तो उस 3 कॉइल के अंदर क्या होगा, ऐसे पल्स बन रही हैं, 3 एसी करंट बन रहा है, यानी 3 फेज एसी पावर जो है वो जनरेट हो रही है, क्योंकि उसके बीच में जो रोटर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूम रहा है। अब जब रोटर के अंदर मैग्नेट बन रही है तो स्टेटर के अंदर 3 फेज का करंट बन रहा है। स्टेटर की जो वायर है वो इसके साथ अटैच होती है यहाँ पर डायोड्स के साथ। तो इसको एरो करके हमने बताने की कोशिश की है यहाँ, यानी कॉइल जो है हमारी स्टेटर, उसके तीनों वायर में से एक वायर यहाँ आ गई, एक वायर इस सेंटर पॉइंट पर और एक यहाँ पर। और डायोड जो रेक्टिफायर यहाँ पर हमने लगाया है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा, जो सप्लाई यहाँ पर आई है एसी वोल्टेज, तो ये जो डायोड है सिर्फ 1 वे फ्लो करेगा, यानी यहाँ से इधर निकल सकता है, केवल इधर नहीं निकलेगा। इसमें से इधर निकल सकता है लेकिन इधर नहीं निकलेगा, इसमें से इधर निकल सकता है लेकिन इधर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, हाफ वे मिल गया, यानी कि 1 साइडेड करंट मिल गया, और वो चेंज किस में हो रहा है हमारा, डीसी पावर में, जिसे हम डीसी करंट बोलते हैं। आई होप यहाँ तक अभी हम क्लियरली इस चीज़ को समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। अल्टरनेटर वर्किंग, इंजन की ताकत से पुली की मदद द्वारा हम अल्टरनेटर को घुमाते हैं। अल्टरनेटर के घूमने से इसके बीच में लगा रोटर, जिसे हम फील्ड कॉइल भी कहते हैं, रोटर जो है वो रोटेट होगा और हम उसके अंदर क्या भेज रहे हैं, सप्लाई भेज रहे हैं ताकि मैग्नेट बन सके। जब ये रोटेट होगा तो हमारे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, ये 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंग में क्या होगा, एसी वोल्टेज जनरेट होने लगेगी और वो एसी वोल्टेज कहाँ पहुँचेगी, रेक्टिफायर असेंबली में। और रेक्टिफायर असेंबली से क्या होगा, 1 बाय 1 वो पावर जो है वो आगे रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, यानी स्टेटर में जो एसी करंट बना है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और वो आगे कहाँ चली जाएगी, बैटरी में चार्जिंग होने के लिए। यहाँ पर एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर, अर्थात अल्टरनेटर जो है हमारा ये पूरा पार्ट, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डेवलप हमें करानी है ये इसको कंट्रोल करता है। क्लियर। तो इसकी जो आउटपुट सप्लाई है उसका डाटा इसके अंदर जाता है
और ये रेगुलेटर एक आईसी रेगुलेटर है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है इसके अंदर लगा हुआ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर 2 स्लिप रिंग दिखाए गए हैं, यानी रोटर के अंदर कितना मैग्नेट बनवाना है कि यहाँ पर सेपरेट करंट हमें मिल जाए, जितना हमें रिक्वायर्ड है, ये रेगुलेटर उसको उतना ही बनवाने का प्रयास करता रहेगा। यानी रोटर के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए इसे लगाया गया है। और यहाँ पे जो सप्लाई मिलेगी वो BCM या ECM के थ्रू इसको मिल सकती है। तो फाइनली हमने अल्टरनेटर के बारे में चीज़ें समझ ली, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं वो हमने समझ लिए। तो अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे लिए ये जानना कि जो अल्टरनेटर है हमारा, ये अल्टरनेटर जो डिवाइस है ये किस तरीके से काम कर रही थी, इसकी वर्किंग हमने समझ ली। आइए अब हम अल्टरनेटर के इंस्पेक्शन की जानकारी लेते हैं। अल्टरनेटर के इंस्पेक्शन की जानकारी में हमें पहले ध्यान देना चाहिए अल्टरनेटर पर। वर्किंग टेम्परेचर, आपका जो अल्टरनेटर है वो -40 डिग्री से लेकर के 130 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। यानी इस तापमान में यदि आप इस अल्टरनेटर का उपयोग चाहते हैं तो ये सही और सुपीरियर तरीके से काम करेगा। वोल्टेज आउटपुट, यदि आप 2000 की आरपीएम या 2500 की आरपीएम पे इंजन की आरपीएम रखेंगे तो उस समय पर आपको 14 से 15 वोल्ट के बीच में मिलेगा। यदि 14 से कम मिलता है तो यानी चार्जिंग सही नहीं हो रही है, और यदि ज़्यादा मिलता है तो इसका अर्थ है कि ओवर चार्जिंग कर रहा है। ये भी एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ये डेटा दिया जाता है ताकि हम इसे कर सकें। अल्टरनेटर मैक्सिमम आरपीएम 20,000 हो सकते हैं, जबकि मिनिमम आरपीएम 850 हो सकते हैं, यानी 850 आरपीएम। तो इन दोनों कंडीशन के बीच में ही हमारा जो अल्टरनेटर है वो सुपीरियर करंट बना सकता है जो बैटरी को चार्ज कर सके। और तो रोटर इंस्पेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि रोटर के अंदर हमने लगाया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉइल लगा रखी है, तो उस कॉइल का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होना चाहिए जो 1.5 से 3 ओम्स के बीच में हो सकता है। हमें अगर इसकी इंस्पेक्शन करनी है तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कॉइल के बिटवीन, यानी 2 वायरिंग जो उसके अंदर जा रही है कॉइल के लिए, वायर के लिए, उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए। बट किसी प्रकार का कोई कंटिन्यूटी बॉडी के साथ नहीं होना चाहिए। स्टेटर इंस्पेक्शन की बात कर लेते हैं। सिमिलर वाइंडिंग कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वाइंडिंग का बॉडी के साथ कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर इसकी जांच की जा सकती है। स्लिप रिंग इंस्पेक्शन, स्लिप रिंग यानी हम उसका डायामीटर चेक करेंगे। जो स्लिप रिंग होती है गोल लगी हुई जिसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा हुआ आता है, उसमें हम क्या करेंगे कि डायामीटर की जांच करेंगे कि डायामीटर उसका ठीक है या फिर नहीं है। कार्बन ब्रशेस इंस्पेक्शन, लेंथ ऑफ कार्बन ब्रशेस, अगर कार्बन ब्रशेस बहुत ज़्यादा घिस गए हैं तो उसकी हमें जांच करनी चाहिए। अगर बहुत ही छोटे हो जाएंगे वो तो सही प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, तो उसकी भी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है। बेयरिंग कंडीशन, कई बार रोटर के लिए जो लगाया गया बेयरिंग है जिसमें वो मूव करता है वो बेयरिंग ख़राब हो जाता है। किस रीज़न से? बेल्ट की टेंशन ज़्यादा हो, उस वजह से। अगर हमने ओवर टाइट कर दिया बेल्ट को तो वो जो बेयरिंग है उसको वो डैमेज कर देगा, तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करने लग जाएगा, यानी इंजन की शक्ति कंज्यूम करने लग जाएगा। तो हमें उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना चाहिए। एंड साउंड एक रीज़न हो सकता है कि कई बार डिफरेंट आरपीएम पे बहुत ज़्यादा साउंड करना स्टार्ट कर देता है, तो इस रीज़न से भी हमें बेयरिंग को बदलने की आवश्यकता होती है। तो यदि अगर आपका अल्टरनेटर सही प्रकार से चार्जिंग नहीं कर रहा है तो आपको कुछ और विशेष चीज़ें हैं जिनकी ओर ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैटरी का अर्थ लीकेज होना, अल्टरनेटर बेल्ट का लूज होना, बैटरी के टर्मिनल का लूज होना, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी सही ना होना, अथवा अल्टरनेटर द्वारा लगाए जाने वाली वायरिंग हार्नेस का लूज होना। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण अल्टरनेटर में हमें कुछ प्रॉब्लम या ट्रबल देखने को मिल सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अल्टरनेटर को चेक करना चाहिए।
तो यहाँ पर हमने जो है अल्टरनेटर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमें बेसिक पता चला कि वो किस प्रकार से काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास हैं, आप इन्हें देखिए और इनका आंसर देने का प्रयास कीजिए। विच कंपोनेंट इन अल्टरनेटर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड? At the start of the engine, the charging voltage is A. lower, B. higher, C. same, D. 0. In an alternator, which components control the output? A. voltage regulator, B. cutout relay, C. current regulator, D. diode. What is the material of an alternator frame? यानी अल्टरनेटर जो हाउसिंग फ्रेम है वो किस मटेरियल का बनाया गया होता है? A. कास्ट आयरन, B. ब्रास, C. कॉपर या D. एल्यूमिनियम। Field coil in a generator produce permanent magnet, यानी जो फील्ड कॉइल है वह जनरेटर में प्रोड्यूस करती है परमानेंट मैग्नेट। यानी यहाँ फील्ड कॉइल की बात हो रही है, यानी ये रोटर की बात कर रहा है कि रोटर में कहता है कि परमानेंट मैग्नेट बनती है। क्या ये सही है या फिर बी गलत है? The rotor of alternator has, यानी रोटर में जो है यूज हो रहा है या लगा होता है, नो स्लिप रिंग, कोई स्लिप रिंग यूज नहीं होती, 2 स्लिप रिंग्स, 2 स्लिप रिंग यूज हो रही हैं, 3 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग यूज हो रही हैं, या डी 4 स्लिप रिंग्स। Alternator work on the principle of A. self and manual induction, B. self manual induction, C. Faraday's law of electromagnetic induction, D. manual induction. तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्विक रिवीजन किया जो हमने स्टडी की है। ये दिए गए टॉपिक जो आपने देखे और समझे, यदि आप ITI कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सजेस्ट करें, कमेंट करें यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और बदलाव या कुछ नई चीज़ें और होनी चाहिए। आपकी क्वेरी का मुझे इंतज़ार रहेगा।
ताकि मैं और भी सुधार करके सही प्रकार से और नई नई चीज़ें आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।